दो जिगरी दोस्त होते हैं, एक का नाम सोनू होता है और एक का नाम होता है गोपाल। दोनों सब्जी का ठेला लेकर गांव गांव घूम रहे थे, सब्जी बेच रहे थे। तभी एक महिला आती है और कहती है, भैया सब्जी क्या भाव दिए? तो वो सब्जी की रेट बताता है। तो महिला कहती है, भैया आपके सब्जी का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर लीजिए, तो मुझे कुछ सब्जियां लेनी है। तो जो सब्जी वाला होता है वो कहता है कि सब्जी का रेट इस टाइम जो है वो बढ़ गया है, इसलिए मैं आपको रेट ज़्यादा बता रहा हूँ, बाकी आप मार्केट में पता कर लीजिए। उस सब्जी वाले और उस महिला के बीच 2 से 3 मिनट बातें होती हैं और उतने देर में महिला सिर्फ और सिर्फ जो है भाव को कम कराने की ही बात करती है। उसके बाद जैसे ही दोनों का भाव बैठ जाता है, महिला सब्जी लेती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद जो सोनू का दोस्त होता है गोपाल, वो इन सब चीजों को खड़ा होकर देख रहा था। फिर गोपाल कहता है सोनू से कि सोनू, एक बात तूने नोटिस की? ये जो जिस तरह से मोल भाव कर रही थी, ये तेरी पत्नी लग रही है। ऐसे ही बिल्कुल वो भी मोल भाव किया करती थी और पैसे छुड़ाने में भी वो बहुत माहिर थी। तो इस बात को सुनकर जो है सोनू वो बिल्कुल शांत रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो गोपाल कहता है कि सोनू, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, आखिर तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तो फिर सोनू कहता है कि जिस कत्ल के इल्जाम में, यानी कि जिस हत्या के इल्जाम में मैं 19 महीने जेल काटा हूँ, वो महिला आखिर जिंदा कैसे हो सकती है? और तूने भी तो 9 महीने जेल काटे हैं ना, भूल गया क्या? इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, दोबारा से हम लोगों को सराखों के पीछे कर देगी। लेकिन सोनू इतनी बातों को कहकर सब बातों को समाप्त कर देता है, लेकिन जो गोपाल होता है उसके मन में ये चीजें खटकती रहती हैं और वो कहता है कि भाई एक बार मेरी बात मान, क्यों ना हम लोग इस महिला का पता लगाते हैं, पीछा करते हैं और उसके घर तक जाते हैं, हो सकता है ये तेरी पत्नी ही हो, जिसका नाम आरती था। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं, सरकारी कर्मचारी बनकर उस महिला के घर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं घर वालों से। उनका जो आईडी कार्ड मिलता है उसमें उस महिला का नाम आरती ही था, जो कि 32 वर्ष की होती है। उसके बाद में जब वो लोग वहां से आते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस भी इस मामले को जानकर सन्न रह गई। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या जिस महिला के जुल्म में उन्होंने 2 निर्दोष को जो है सराखों के पीछे भेज दिया था और इतने महीनों तक उन्होंने सजा काटी, उस चीज की सजा जो सजा उन्होंने की ही नहीं थी। अब पुलिस पूरी तरह से जो है जांच में जुट जाती है, लेकिन जो सच्चाई सामने आती है उसको अगर आप भी सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या इस प्रकार की भी कोई घटना हो सकती है? ये एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर वाकई में सच्ची घटना है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम डायरी और मैं हूं खुशबू कनौजिया। राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। वहां पर एक परिवार जाता है जिसका नाम होता है सूरज गुप्ता, उसकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और उसकी 32 वर्ष की बेटी होती है आरती। तीनों जब दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के बाद जब वो लोग जो है बाजार में घूमने लगते हैं, तो वो लोग जाते हैं, धार्मिक किताबें होती हैं और जो तस्वीर होती है उसकी दुकान पर वो लोग जाते हैं और आरती को कुछ जो है तस्वीरें पसंद आती हैं तो वो मोल भाव करने लगती है। उसके बाद में जो है आरती जो होती है वो वहाँ पे जो दुकान पे लड़के होते हैं, एक का नाम होता है सोनू और एक का नाम होता है उसका दोस्त जो होता है उसका नाम है गोपाल। अब आरती उनसे काफी देर तक पैसे को लेकर आनाकानी कर रही थी, मतलब मोल भाव कर रही थी और जो है जो धार्मिक किताबें थी और जो तस्वीर थी उसको वो कम करवाने का, रेट कम करवाने का पूरा प्रयास करती है। फिर दोनों में बातचीत होती है कि चलो ठीक है, ना आपका ना मेरा, जो भी बात पे तय होता है वो तस्वीर लेती है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और वहाँ से सामान लेकर आरती अपने माँ बाप के साथ अपने घर चली जाती है। उसके बाद 5 सितंबर 2015 को आरती एकाएक घर से गायब हो जाती है, यानी कि अपने माँ बाप के घर से अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़के सोनू के पास आती है और दोनों जो है शादी कर लेते हैं, दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं, जो है बंधन में बंध जाते हैं। उसके बाद जो आरती होती है वो अपने पिता को फोन करके बताती है कि पापा जी, मैंने शादी कर ली है और मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, आप मेरी परवाह बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जो सोनू है ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुझे खुश रखेंगे। इतना कहकर वो फोन काट देती है।
वहीं जो सोनू था उसने शादी भी कर ली थी और अपने परिवार में आरती को लेकर जाता है, सभी लोगों से परिचय कराता है और अपने परिवार से कहता है कि ये मेरी पत्नी आरती हैं जिनसे मैंने शादी की है और मैं इन्हीं के साथ जीवन गुजारना चाहता हूँ। घर परिवार वाले भी मान जाते हैं और सब कुछ सामान्य लगने लगता है। और जो है एक दिन जो है हत्या की घटना सामने आती है जो कि अखबार की सुर्खियों में आती है। और अखबार की सुर्खियों में आती है वो जो घटना होती है उसमें भी लगभग 32 वर्ष लड़की की उम्र बताई जाती है और उसका चेहरा जो है पहचान में नहीं आता है और लड़की की जो हाइट होती है वो लगभग आरती से मिलती जुलती है। इतना ही जो है जब सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों में छप जाता है, अखबार में छप जाता है खबर, तो जब वो उसके पिता, आरती के जो पिता होते हैं सूरज गुप्ता, वो जब अखबार पढ़ रहे होते हैं तो उनको याद आता है और वो जैसे ही उस खबर को पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसे ही उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये मेरी बेटी है। वो तुरंत पहुंचकर मथुरा थाने जाते हैं और थाने पर कहते हैं कि साहब जो लाश मिली है वो मेरी बेटी की है। फिर पुलिस भी उसमें जांच कर रही थी, उसको भी कोई जो है ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, तो पुलिस भी इस चीज़ को मान लेती है कि हाँ शायद इन्हीं की बेटी का होगा क्योंकि इन्होंने पहले भी गुमशुदगी शायद लिखवाई है। तो ऐसे में जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी के साथ इतनी जो है निर्मम हत्या करके इस घटना को अंजाम दे दिया, क्या आप किसी के ऊपर शक करते हैं? तो जो आरती के जो पिता होते हैं सूरज गुप्ता, वो तुरंत जो है सोनू को कहते हैं, सोनू सैनी, यानी कि जो उनकी बेटी से शादी कर लिया था, वो तुरंत कहते हैं कि साहब मेरी बेटी कुछ दिन पहले ही हम लोग को छोड़ के चली गई थी, उसने सोनू सैनी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर लिया था और मुझे तो लग रहा है कि उसी ने जो है मिलकर ये सब हत्या की है और सबको फेंक दिया है। अब पुलिस सोनू और उसके दोस्त गोपाल सैनी को दोनों को हिरासत में ले लेती है। पुलिस पूछताछ करती है लेकिन वे दोनों जब निर्दोष थे तो वो लोग जो है नहीं कहते कि हाँ हमने इस हत्या को या फिर इस घटना को अंजाम दिया है। वो लोग बार बार कहते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वही पुलिस जब इन लोगों से, क्योंकि पिता ने एक बार कह दिया था कि इनके ऊपर हमको शक है, हो सकता है इन्होंने किया हो, तो पुलिस पूरी तरह से जो है वो इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। पुलिस इन लोगों से सख्ती से जब पूछताछ करती है, कहती है कि अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें जो है अभी तो हो सकता है कम सजा हो, लेकिन अगर नहीं बताओगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, यानी कि तुम्हारे नाखून को उजाड़ दिया जाएगा और जो है तुम्हें उल्टा लटका के पिटाई की जाएगी अगर तुमने नहीं बताया तो। फिर 3rd डिग्री टॉर्चर भी दी जाएगी अगर तुमने नहीं बताया तो फिर वो जो उसका दोस्त होता है सोनू, वो कहता है कि साहब ये हत्या हमने ही की है, हम दोनों ने ही मिलकर की है और वो मेरी पत्नी आरती ही है। अब उसके बाद में पुलिस उन दोनों को जेल भेज देती है। वो दोनों 19 महीने सोनू और जो है 9 महीने उसका दोस्त गोपाल सैनी, दोनों सजा काट कर आते हैं। सजा काट कर आने के बाद उनकी जो स्थिति घर की होती है वह पूरी तरह से खराब हो जाती है। माँ बाप कर्जे में डूब जाते हैं। उधर बहन की शादी थी, जो गोपाल सैनी की बहन की शादी होती है, वो भी महज 18 दिन ही शादी को बचे होते हैं, शादी भी नहीं हो पाती है। और जो गोपाल होता है उसकी भी शादी 6 महीने के आसपास थी, लेकिन उसकी शादी भी जो टल जाती है, रिश्ता टूट जाता है, वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग आते हैं तो अब वो लोग सोचते हैं कि जो घटना हमने नहीं की उसका भी हमने जो फल भुगता है, लेकिन अब हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। अपनी ज़िंदगी को एकदम साधारण तरीके से वो जीने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लगभग 7 साल बीत जाते हैं। उसके बाद में गोपाल सैनी का एक दोस्त होता है, वो आकर गोपाल से कहता है कि गोपाल भाई एक बात कहनी है, अगर तू किसी से ना कहे तो तुझसे बताऊं। गोपाल कहता है कि ठीक है भाई बोल, क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि सेम हूबहू आरती की जैसी, यानी कि जो सोनू की पत्नी होती है उसी के जैसी एक महिला को उसने देखा है और वो सेम वैसे ही लगती है, उसकी बातचीत करने का तरीका भी वैसे ही है और जो है हाइट में और जो पर्सनालिटी में भी सेम लगती है। मुझे तो लगता है जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं आरती को ही देख रहा हूँ। लेकिन गोपाल इस चीज़ को तो मान लेता है, लेकिन कहता है भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या तुम मुझे दिखाओगे? तो जो उसका दोस्त होता है वो उसको उसका एड्रेस देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जाओ और यहाँ पे ये लड़की तुमको जरूर मिलेगी।
अब गोपाल आता है, सोनू से कहता है, लेकिन सोनू इस पहले ही क्योंकि 19 महीने जेल काट चुका था जिस मामले में, वो साफ इनकार कर देता है कि भाई मुझे ये सब नहीं करना है, अभी पुलिस ने छोड़ दिया है और अब सामान्य जब जिंदगी जीने लगा हूँ तो ये सब नहीं करना है। लेकिन गोपाल उसे बार बार कहता है कि जो हमने सजा भुगता है हम उसके हकदार नहीं थे, फिर भी हमने भुगता है, तो सोच एक बार हम क्यों ना खुलासा करें, हो सकता है कि वो लड़की जिंदा हो, यानी कि हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा हो। अब दोनों एक योजना बनाते हैं और कहते हैं कि जो है वो दोनों एक ठेला लेते हैं, सब्जी का ठेला, और दोनों अपना वेशभूषा बदल के यानी कि हुलिया को बदल लेते हैं पूरी तरीके से। और वो लोग जो लोकेशन उसके दोस्त गोपाल के दोस्त ने बताया था, उसी लोकेशन पे, उसी घर के आसपास, यानी कि जो आरती होती है उसकी पत्नी, उसी के घर के आसपास वो लोग जाकर ठेले से सब्जी बेचते हैं। एक दिन 2 दिन, लगभग वो लोग 10 दिन प्रयास करते हैं, लेकिन वो आरती उनको दिखाई नहीं देती। 11वें दिन जब वो पूरी तरह से हार जाते हैं और कहते हैं बस 1-2 दिन लास्ट और जाऊंगा, उसके बाद नहीं जा पाऊंगा। जैसे ही वो 11वें दिन जाते हैं तो वहां पर सब्जी का ठेला लगाते हैं और जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं सब्जी के लिए। वैसे ही आरती आती है निकल कर और सब्जी लेती है और कहती है भैया कुछ जो है इसका रेट कम कर दीजिए, आप बहुत महंगी सब्जी लगा रहे हैं। लेकिन वही जो गोपाल और सोनू होता है वो कहता है नहीं, रेट सबकी सेम है और आप जाके मार्केट से भी ले सकती हैं। उन लोगों की लगभग 2 से 3 मिनट बातें भी होती हैं। उसके बाद में वो महिला सब्जी लेकर चली जाती है। अब दोनों को यकीन हो गया था कि ये आरती ही है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। जो वो जब भी थाने पे जाते हैं और बताते हैं तो थाने वाले उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, पुलिस ने तुमको जेल भेज दिया था, तुमने इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया था, घटना को अंजाम दिया था, इसलिए तुम जो है मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, क्योंकि पुलिस बिना ही किसी ठोस सबूत के आपकी बात को कभी नहीं मानती है, क्योंकि उनको भी एविडेंस आगे देना होता है। अब जैसे ही वो दोनों थाने से लौट कर आते हैं मायूस चेहरा लेकर, फिर जो उसका दोस्त गोपाल होता है वो कहता है कि भाई हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा और सच्चाई हम लोगों को ही जाननी पड़ेगी। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं, दोनों सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं और जो है सरकारी कर्मचारी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और एक रजिस्टर लेकर हाथ में, और वो दोनों गांव में निकल जाते हैं। हालांकि डायरेक्ट वो उस घर पे नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों को शक हो जाएगा। वो गांव में जाते हैं और 2-3 घर में ऐसे जानकारियां इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आरती के घर पे जहाँ से वो निकली थी सब्जी लेने के लिए, वहां जाते हैं और जो है दरवाजा खटखटाते हैं। आरती का जो ससुर होता है वो निकलता है और पूछता है कि आप लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। तो वो दोनों बताते हैं कि सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो हम लोग गांव-गांव पहुंचाते हैं और हम साथ ही सर्वे भी करते हैं कि किन लोगों को सरकारी योजना मिली है और कौन कौन अभी लाभ से वंचित है। तो अगर आपको भी शौचालय मिला है तो बताइए। तो उसके जो ससुर होते हैं आरती के, वो कहते हैं कि हमें साहब कोई शौचालय नहीं मिला है, यहाँ तक कि मैं अभी तक कोई सरकारी योजना पाया ही नहीं हूँ। फिर वो दोनों जो गोपाल और सोनू होते हैं वो लोग कहते हैं कि सरकार जो है वो आपको 2 लाख रुपए देगी, 2 लाख रुपए आपको देगी और जो है शौचालय बनाने के लिए। तो उसका जो ससुर होता है आरती का, वो कहता है साहब 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जो है सरकार जो है वो तो 10-12 हजार ही देती है शौचालय के लिए। फिर वो दोनों कहते हैं कि नहीं, एक लकी ड्रॉ निकलेगा और लकी ड्रॉ में अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें आपको 1 भी रुपया नहीं देना, यानी कि ये निःशुल्क होता है। तो उसका जो आरती का ससुर होता है वो लालच में आ जाता है, कहता है साहब हमको करना क्या होगा इसमें। तो वे दोनों बताते हैं कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, जो महिला पुरुष जितने भी लोग हैं, सबका एक आईडी चाहिए हमको, यानी कि चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो या ड्राइवरी लाइसेंस, और आपके घर में 1 महीने में कितने मेहमान आते हैं, इतना चीज आप हमें डिटेल दीजिए। फिर आरती का जो ससुर होता है वो कहता है कि 2 मिनट समय दीजिए। वो अंदर जाता है और जो है सभी का आधार कार्ड लेकर आता है और उन लोगों को देता है। और जैसे ही वो लोग आधार कार्ड देखते हैं तो आरती, जो कि जालौन का उसका एड्रेस था, उसके पिताजी जालौन के रहने वाले थे, जैसे ही वो लोग देखते हैं आरती का आधार, उन लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो जिसकी जो लाश मिली थी वो आरती नहीं है, वो कोई और थी। आरती तो उनके सामने थी। फिर वो लोग जो है अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसके बाद वो लोग रजिस्टर को लेकर और सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको लेकर वो लोग थाने पहुंच जाते हैं।
वो लोग थाने जाते हैं और जो पुलिस वालों के सामने उस चीज़ को रख देते हैं। कहते हैं साहब देखिए, जो है जिस जुल्म में हमको जेल भेजा गया था वो महिला जिंदा है, यानी कि मेरी पत्नी आरती जिंदा है। और फिर पुलिस भी हरकत में आती है और पुलिस तुरंत टीमों को अलर्ट करती है और आरती के घर पे दबिश डालती है और वहां से आरती को जो है हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ में जो बातें सामने आई उसको आप भी सोचेंगे कि क्या पैसा ही सब कुछ होता है? क्या प्यार, क्या रिश्ता मायने नहीं रखता, सिर्फ पैसा ही मायने रखता है? फिर जो आरती खुलासा करती है वो कहती है साहब जो है जब इनकी जो धार्मिक पुस्तक की दुकान थी, जब मैं सामान लेने गई थी तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और जो है मैंने इनसे बातचीत करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैंने इनसे शादी कर ली, मात्र 8 दिन ही बीते थे। 8 दिन में जितना मैं चाही वो कुछ ये सारी चीज़ें ये मेरी पूरी नहीं कर पाए, यानी कि जो जो मैंने डिमांड की ये पूरी नहीं कर पाए। इनसे मैंने 50,000 रुपये भी मांगे थे लेकिन इन्होंने मना कर दिया। फिर मैं समझ गई थी कि ये परिवार यानी कि ये जो लोग हैं ये मेरे लायक नहीं है, ये लोग गरीब हैं और ये लोग मेरा जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी मुझे नहीं जीने देंगे। यानी कि मैं इनके घर में अगर रही तो मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जो जीना चाहती हूँ मैं वो नहीं जी पाऊंगी। उसके बाद ही मैं 8 दिन ही हुए थे शादी को, मैं वहाँ से गायब हो गई थी और उसके बाद मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी और अब मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन वहीं पर जो आरती होती है वो ये भी बताती है कि जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण, यानी कि वो प्यार बहुत करता था सोनू, लेकिन मैंने जो चीज़ उससे फरमाइश की वो पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे 8 दिन में ही इसकी औकात पता चल गई। 8 दिन में ही इसकी औकात पता चल गई और मैं जो है इसके घर को छोड़कर चली गई थी। फिर यहीं पुलिस का जो दिमाग होता है, यानी कि पुलिस का जो माथा होता है वो चकरा जाता है। कहती है कि आप लोगों ने जिस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जिस महिला की हत्या के जुर्म में, दरअसल वो महिला अभी जिंदा है। लेकिन वही ऐसे माथा चकराता है और वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो है हमने तो जो है इन्वेस्टिगेशन करके ही जो है जो भी कार्रवाई की थी। लेकिन अब आप बताइए, क्या जो इन दोनों गोपाल और सोनू के साथ हुआ क्या वो गलत नहीं था? क्या पुलिस 2 बेगुनाह को निर्दोष लोगों को जेल में, यानी कि 19 महीने, एक को 9 महीने जेल में रखी? वो लोग जेल से छूट कर भी आए, उनकी ज़िंदगी, उनका परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर भी जो है सवाल उठने लगे। लेकिन आप लोग बताइए, इसमें क्या पुलिस वालों की गलती नहीं है? क्या उनको कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको किसी भी मामले की जड़ तक नहीं जाना चाहिए था? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से आप भी बचें तो आपको भी सतर्क रहना होगा। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो हमने आपको सुनाई है और ऐसे ही सच्ची घटनाओं से मुखातिब होने के लिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इंडियन क्राइम डायरी पेज को फॉलो करिए और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल इंडियन क्राइम डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।